डिस्कशन की थी उसके ऊपर थोड़ी सी नज़र मारते हैं। हमने कल एनिमल्स की जो है वो कुछ थोड़ी बहुत वो कैरेक्टर डिस्कस किए थे, और ख़ास तौर पे हमने एनिमल्स के ऊपर जो है वो थोड़ी बहुत जो वो है उनकी जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उसके ऊपर डिस्कशन की थी। लेकिन एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट रह गई थी वो ये था कि आप किंगडम प्रोटिस्टा से स्टार्ट करते हैं तो किंगडम प्रोटिस्टा में आपको एक चीज़ नज़र आती है, वो है मल्टी सेलुलर प्लांट्स। या आप यूं कह लीजिए कि आपको मल्टी सेलुलर एल्गी तो जरूर नजर आते हैं, मल्टी सेलुलर एल्गी तो आपको जरूर नजर आते हैं, बट आपको किंगडम प्रोटिस्टा में नो मल्टी सेलुलर एनिमल, एनिमल कोई भी आपको मल्टी सेलुलर नहीं मिलेगा। ठीक है। और इसी तरीके से जब आप आते हैं वो जो हमने एक लिनिएज ड्रॉ की थी जिसमें एक जो है यहाँ पर क्वाइनोफ्लैजिलेट्स थे। ठीक है। क्वाइनोफ्लैजिलेट्स के साथ साथ हमने कहा था कि इसका सिस्टर ग्रुप कौन है, एनिमल्स हैं। तो क्वाइनोफ्लैजिलेट्स में भी देयर इज नो मल्टीसेलुलैरिटी, लेकिन क्वाइनोफ्लैजिलेट में एक जो चीज आपको मिलती है वो ये है कि इनके अंदर आपको कॉलोनियल मिलते हैं और बहुत ज्यादा मिलते हैं। मतलब ये फ्री लिविंग भी हैं क्वाइनोफ्लैजिलेट्स, लेकिन इनमें आपको क्वाइनोफ्लैजिलेट्स में कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म काफी ज्यादा मिलते हैं। तो अब यहां से ये गुफ्तगू स्टार्ट होती है कि भाई व्हाट डाइवर्ज्ड, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग डाइवर्जेंस, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग डाइवर्जेंस which caused मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि अभी तक जो है वो या कॉलोनियल थी या यूनिसेलुलर थी, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसे आ गई, क्या ऐसा हुआ कि ऐसी डाइवर्जेंस के दौरान ऐसा क्या हो गया कि एनिमल्स के अंदर जो है वो मल्टी सेलुलैरिटी आ गई, कौन से ऐसे कैरेक्टर्स जो हैं वो आ गए। अच्छा, यहाँ पर जो है वो अब एक चीज बड़ी ही जबरदस्त किस्म की आपको मिलेगी कि मल्टी सेलुलैरिटी के लिए एक चीज जरूरी है और वो बड़ी ही दिलचस्प है, और वो क्या है, वो है सेल एडहेरेंस। आपको मल्टी सेलुलैरिटी के लिए सेल एडहेरेंस जो है वो मस्ट चाहिए। अगर किसी भी आप यूं कह लीजिए कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर मल्टी सेलुलैरिटी एग्जिस्ट कर रही है लेकिन सेल एडहेरेंस नहीं है, जो सेल्स के जुड़ने का मैकेनिज्म है, सेल्स जो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं एक ही टिश्यू के अंदर, अगर वो एडहेरेंस मौजूद नहीं है तो फिर वो टिश्यू कभी भी मल्टी सेलुलर नहीं हो सकता। ठीक है। अब आप ये बात जहन में रखिएगा कि सेल एडहेरेंस जो है वो आपको कॉलोनी में भी दिख सकती है और वो आपको मल्टी सेलुलैरिटी में भी दिख सकती है। ठीक है। लेकिन एक बात वाज़ेह है और वो ये है कि ये जो सेल एडहेरेंस है ये आपको किन की कॉलोनी में मिलती है, ये सेल एडहेरेंस आपको सिर्फ किन की कॉलोनी में मिलती है, क्वाइनोफ्लैजिलेट्स की कॉलोनी में, या आपको सेल एडहेरेंस मिलेगी एनिमल टिश्यूज में। दिस इज वेरी स्ट्रेंज कि बहुत से और ऑर्गेनिज्म भी कॉलोनीज बनाते हैं लेकिन उनकी कॉलोनी में सेल एडहेरेंस नहीं होती। यहां पर जो कॉलोनी है, यहां सेल्स बकायदा आपस में जुड़े हुए हैं, एडहेयर्ड हैं। सेल बकायदा आपस में एक दूसरे के साथ स्पेशल किस्म के बॉन्ड्स के जरिए ज्वाइंट हैं, जिसकी वजह से वो एक यूनिक फीचर यानी सेल एडहेरेंस वाली जो कंडीशन है वो यहां पर क्या हो जाती है, वो यहां पर कंप्लीट हो जाती है। सवाल ये पैदा होता है कि फिर वाई डिडंट द क्वाइनोफ्लैजिलेट, why didn't the quinoflagellate evolved into the multicellular organism? ऐसा क्या हुआ कि वो मल्टीसेलुलर ना हो सके? जी, कोई गैस कर सकता है? ऐसा क्या हुआ कि वो मल्टीसेलुलर ना हो सके? सर सेल कम्युनिकेशन नहीं होगा। बहुत परफेक्ट आंसर है बेटा, ये यही आंसर, एग्जैक्ट यही वर्ड मेरे जहन में थी कि बेसिकली जो सेल कम्युनिकेशन है वो कंडीशन है बीइंग ए मल्टीसेलुलर, और ये कम्युनिकेशन क्वाइनोफ्लैजिलेट में एग्जिस्ट नहीं करती थी।
वो एक कॉलोनी के तौर पर तो रहते थे, लेकिन वो जो कम्युनिकेशन है, एक टिश्यू होने की जो एक यूनिट होना चाहिए, किसी भी एक खास वर्क होने का वो यूनिट होना चाहिए, वो यूनिट जो है वो सेल, वो कॉलोनी नहीं हो सकती। अब यूनिट का क्या मतलब है? यूनिट का मतलब ये है कि अगर आप एक किडनी जो है, किडनी के अंदर आपके पास नेफ्रॉन है, ठीक है, जो नेफ्रॉन है उससे आप क्या करवा रहे हैं, आप एक जो है वो पर्टिकुलर किस्म की वर्किंग करा रहे हैं, ठीक है। अब ये जो वर्किंग है, इसके दौरान अगर सेल्स के अंदर कम्युनिकेशन नहीं है तो ये फेल्ड है, ये वाली जो नेफ्रॉन है फिर ये डिस्ट्रॉयड है, ये फेल्ड है, ये अब जो है वो आपकी किडनी को खराब ही करेगी, ठीक नहीं कर सकती। टिश्यू के लिए जो इंपॉर्टेंट तरीन जो लिंक होना चाहिए वो एक्चुअली है कि आपके टिश्यूज में कम्युनिकेशन मौजूद हो। तो ये कम्युनिकेशन जो है ये बड़ी पर्टिकुलर किस्म की ये मौजूद थी एनिमल्स में, यूकेनोफ्लैजिलेट्स में मौजूद नहीं थी। लेकिन अब हम चलते हैं जेनेटिक एनालिसिस पे, जेनेटिक एंड मॉलिक्यूलर एनालिसिस पे, क्योंकि अभी हमने कहा कि एडहेरेंस मौजूद थी। जेनेटिक एंड मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑफ क्वेनोफ्लैजिलेट्स, क्वेनोफ्लैजिलेट्स एंड एनिमल्स, इनका एनालिसिस भी तो करें ना कि क्या ये वाकई सिस्टर ग्रुप्स बनते हैं। हम बड़ी देर से इनको सिस्टर ग्रुप्स बना रहे हैं, ये देखें, ये दोनों आपस में सिस्टर ग्रुप्स हैं, ठीक है, ये एक क्लैड बनता है, क्लैड बनता है, इनका एंसेस्टर कॉमन है, क्लैड है, दोनों सिस्टर ग्रुप्स हैं। तो क्या इनमें ये जो सेल एडहेरेंस है इसके जेनेटिक सबूत मौजूद हैं? क्योंकि अगर तो इनके जेनेटिक सबूत मौजूद हैं इसका मतलब ये है कि ये बहुत पुराने एक दूसरे से डाइवर्ज नहीं हुए। तो जी बेटा, इनके जेनेटिक सबूत हमारे पास मौजूद हैं। गौर कीजिए, कैडहेरिन प्रोटीन्स, आप लोगों ने यकीनन डेवलपमेंटल बायोलॉजी में एक चीज पढ़ी होगी, कैडहेरिन प्रोटीन्स। कैडहेरिन प्रोटीन्स जो हैं ये ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि सेल्स को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़े रखती हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में मौजूद होती हैं और ये सेल्स को एक दूसरे के साथ जोड़े रखती हैं। अब जो कैडहेरिन प्रोटीन्स हैं वो हमें कैडहेरिन या कैडहेरिन लाइक, ये हमें क्वाइनोफ्लैजिलेट्स में भी मिलती हैं, कैडहेरिन लाइक हमें मिलती हैं क्वाइनोफ्लैजिलेट्स में, और कैडहेरिन प्रोटीन्स हमें मिलती हैं किन में, एनिमल्स में। अब ये तीन एनिमल्स हैं, हाइड्रा एनिमल है, फ्रूट फ्राई एनिमल है, माउस एनिमल है। दिस इज नॉट एन एनिमल, दिस इज अ क्वाइनोफ्लैजिलेट, ये एनिमल नहीं है। अब एनिमल्स में यहां पर एक बात वाज़ेह तौर पर अपने ज़हनों में रखिएगा कि एनिमल्स डू हैव यूनिक कैडहेरेंस। इस जुमले का सेंटेंस ये है कि कुछ, इस जुमले का जो मीनिंग है वो ये, इस सेंटेंस का मीनिंग ये है कि जो एनिमल्स हैं उनके पास ऐसी कैडहेरेंस यकीनन हैं जो कि सिर्फ एनिमल्स तक यूनिक है, सिर्फ एनिमल्स तक यूनिक है। लेकिन कुछ ऐसी कैडहेरेंस भी एनिमल्स में मौजूद हैं जो आपको पूरे लिविंग किंगडम में सिर्फ किन में मिलती हैं, क्वाइनोफ्लैजिलेट से मिलती हैं। इसका मतलब ये है कि ये, इनका जो एंसेस्टर ऐसा था कि जिसके अंदर क्या चीज मौजूद थी, कैडहेरिन प्रोटीन्स मौजूद थी। और ये वाकई में इस लिहाज से मल्टी सेलुलैरिटी। अब यहां से एक और सवाल आपका सॉल्व हो जाता है कि अगर क्वाइनोफ्लैजिलेट्स कॉलोनियल थे तो फिर एनिमल्स में मल्टी सेलुलैरिटी क्यों आई? क्योंकि अगर आप गौर करें थोड़ा सा तो यहां पे कहां से मल्टी सेलुलैरिटी शुरू हो जाती है, हाइड्रा से लेकर फ्रूट फ्लाई और माउस तक तमाम ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर हैं। तो जो मल्टी सेलुलैरिटी इनमें है और क्वाइनोफ्लैजिलेट्स में नहीं है, ये किस वजह से है? क्योंकि एक तो इनके अंदर यूनिक एडहेरेंस मौजूद है, दूसरा यहां पर कम्युनिकेशन मौजूद है, ठीक है। तो ये जो यूनिक एडहेरेंस हैं और कम्युनिकेशन है, इसने इन एनिमल्स को मल्टी सेलुलर बना दिया। एट द टाइम ऑफ दिस डाइवर्जेंस, अगर ये डाइवर्जेंस ना हुई होती और तमाम ऑर्गेनिज्म क्वाइनोफ्लैजिलेट में आते तो एनिमल्स भी शायद मल्टीसेलुलर ना होते। एनिमल्स के मल्टीसेलुलर होने की वजह ही यही है। ये देखिए, इन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है, द एंसेस्ट्रल कैडहेरिन लाइक प्रोटीन ऑफ क्वाइनोफ्लैजिलेट हैज 7 काइंड्स ऑफ डोमेन्स विद द एक्सेप्शन ऑफ सीसीडी डोमेन। अब ये डोमेन्स क्या होते हैं जी बेटा? व्हाट आर द डोमेन्स ऑफ प्रोटीन्स? सर उनके रीजन्स स्ट्रक्चरल। बेसिकली जो प्रोटीन्स की डोमेन्स होती हैं ना वो उनके फंक्शनल पार्ट्स होते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है,
जहां पे एंजाइम ने रिएक्शन करना होता है, एंजाइम की एक्टिव साइड उसकी डोमेन होती है। ठीक है, किसी भी प्रोटीन ने जहां से फंक्शन करना है वो उसकी डोमेन है, स्ट्रक्चरल फंक्शन डोमेन्स। अच्छा, इनको डोमेन्स क्यों कहते हैं? जैसे आप देखते हैं, आप किसी भी जो है वो एक चीज की एग्जांपल ले लें कि जैसे मेरे पास ये एक छोटा सा एक छोटी सी जो है ऑब्जेक्ट है मेरे पास। ठीक है, आप इसको एक साइड से देखते हैं तो आपको ये साइड जो है ये रैंडम सी नजर आती है। अगर आप इसको दूसरी साइड से नहीं देखते तो आप इसके पूरे स्ट्रक्चर को गैस नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जो प्रोटीन्स होती हैं ये थ्री डायमेंशनल होती हैं। थ्री डायमेंशनल से मुराद ये है कि इनकी एक तरफ को देखकर ये गैस नहीं किया जा सकता कि ये क्या फंक्शन करती है, इनका स्ट्रक्चर क्या है। प्रोटीन हमेशा थ्री डायमेंशनल होती है, और वो थ्री डायमेंशनल असल में इसलिए होती है क्योंकि उनकी डिफरेंट डोमेन्स होती हैं। अगर मेरे पास ये एक चीज है, ये एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या करता हूं, मैं इस ऑब्जेक्ट के दोनों यूनिट्स को अलग कर देता हूं। ठीक है, मेरे सामने ये यूनिट आ गया, अब ये एक डोमेन है। ठीक है, ये दूसरी डोमेन है, मैं इन दोनों डोमेन्स को मिला देता हूं, अब ये फंक्शनल चीज बनेगी। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल डोमेन्स भी होती हैं, फंक्शनल डोमेन्स भी होती हैं। ये जो दोनों मैंने सेपरेट आपको करके दिखाई है, ये स्ट्रक्चरल डोमेन्स है जिन्होंने एंजाइम्स को कंस्ट्रक्ट करना है, और जब ये जुड़ जाएंगी अब फंक्शनल डोमेन इसकी यहां पर होगी। तो जो फंक्शनल पार्ट होते हैं उनको आप डोमेन्स कहते हैं। कुछ ऐसे रीजन्स हैं, जैसे यहां पर इन्होंने ये मार्क किए हुए हैं, ये वो रीजन्स हैं कैडहेरिन के, रीजन्स कह लीजिए या जीन्स कह लीजिए। कैडहेरिन प्रोटीन को बनाने वाले जीन्स के ये वो खास रीजन हैं जो सिर्फ एनिमल्स में होते हैं, क्वेनोफ्लैजिलेट्स में नहीं होते। लेकिन बाकी पूरा यूनिट आप देख लीजिए, ये पूरा जीन है, और ये पूरा जीन एनिमल्स और क्वेनोफ्लैजिलेट्स में काफी हद तक सिमिलर है। विच मीन्स के वो जो चंद एक चेंजेस आई थी, बस उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्वेनोफ्लैजिलेट्स को क्या बना दिया, मल्टी सेलुलर बना दिया। अब अगला सवाल पैदा होता है, अगला सवाल ये पैदा होता है, यहाँ पे ये बस एक आखिरी कॉन्सेप्ट है एनिमल्स की मल्टी सेलुलरिटी का। उसके बाद हम एनिमल्स के जो है वो उन चीज़ों की तरफ जाएंगे जो आप लोग पहले किसी हद तक पढ़ भी चुके हैं। अच्छा चले, मान लिया कि आपने जो है वो प्रोटिस्टा से स्टार्ट लिया था। प्रोटिस्टा में स्टार्ट लेके आप एक ग्रुप में आए थे जिसको आपने कहा था यूनिकॉन्टा। ठीक है, फिर आपने कहा कि आप एक ग्रुप में आए जिसको आपने कहा एमीबोजोन्स, ये सारे के सारे यूनिसेलुलर थे। फिर आपने कहा कि आप एक और ग्रुप में आए जिसको आपने कहा ओपिस्थोकॉन्टा। ओपिस्थोकॉन्टा जो है, इसमें आपने कहा कि दो जो है वो डाइवर्जेंस हो रही है, एक तरफ है क्वानोफ्लैजिलेट्स और दूसरी तरफ यहाँ पर मल्टीसेलुलरिटी आ जाती है, मल्टीसेलुलरिटी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्वानोफ्लैजिलेट्स से एनिमल्स बन गए, एनिमल्स बन गए, तो डू एनिमल्स हैव द एविडेंस अदर देन, ये बेटा किसका माइक ऑन है, माइक जरा ऑफ कीजिएगा प्लीज, एक मिनट। डू एनिमल्स हैव एविडेंस अदर देन कैडहेरिन प्रोटीन्स? ठीक है, मान लिया कि कैडहेरिन प्रोटीन्स जो हैं उनकी एविडेंस मौजूद है, कि तो क्या एनिमल्स के पास कोई और एविडेंस भी है? नंबर वन सवाल ये है। नंबर टू, डिड क्वेनोफ्लैजिलेट, या आप इसको कह लीजिए डिड द कॉमन एंसेस्टर, डिड द कॉमन एंसेस्टर ऑफ एनिमल्स एंड क्वेनोफ्लैजिलेट्स डायरेक्टली इवॉल्व्ड इनटू मैमल्स? अब ये एक मजेदार सवाल है कि भाई ठीक है, क्वाइनोफ्लैजिलेट कॉलोनियल थे या यूनिसेलुलर थे। अब अगर क्वाइनोफ्लैजिलेट कॉलोनियल थे या यूनिसेलुलर थे, उनमें मल्टीसेलुलरिटी आ गई, चले ठीक है मान लिया, किसकी वजह से आ गई, कैडहेरिन की वजह से आ गई, ओके। लेकिन कैडहेरिन की वजह से मल्टीसेलुलरिटी आई, सेल आपस में जुड़ गए, उनमें कम्युनिकेशन क्रिएट हो गई। लेकिन क्या कोई और एविडेंस है हमारे पास कि एनिमल्स जो हैं वो क्वाइनोफ्लैजिलेट से ही बने, या इनका एंसेस्टर कॉमन था? क्या कोई और एविडेंस है? और अगर हमारे पास एविडेंस है तो वो कौन से एनिमल्स हैं जो सबसे पहले क्वेनोफ्लैजिलेट से इवॉल्व हुए? इसको आप यूं कह लीजिए कि अगर आप ग्राफ बनाएं, इधर क्वेनोफ्लैजिलेट्स है
तो इधर सबसे पहले कौन से एनिमल बने? डाइवर्जेंस हुई, मल्टीसेलुलैरिटी आई, लेकिन सबसे पहले वाले बनने वाले जो ऑर्गेनिज्म थे बेटा, उन ऑर्गेनिजम्स को हम नाम जानते हैं किसके नाम से? स्पंजेस के नाम से। स्पंजेस। स्पंजेस एक तो वो होते हैं जो आपके किचन वगैरह में यूज होती हैं, एक स्पंजेस एनिमल्स भी होते हैं। ये जो स्पंज एनिमल होता है, इस स्पंज एनिमल की एविडेंस आपको यहां पर मिलेगी। गौर कीजिए, ये ये एक क्वाइनोफ्लैजिलेट है। ये एक क्वाइनोफ्लैजिलेट आपको दिख रहा है जो कि फ्री लिविंग है। फ्री लिविंग, कॉलोनियल नहीं है, फ्री लिविंग है। इस क्वाइनोफ्लैजिलेट से मिलता जुलता सेल आपको स्पंजेस में मिलता है, जिसको आप क्वाइनोसाइट या कॉलर सेल कहते हैं। क्वाइनो का मतलब होता है कॉलर। क्वाइनो का मतलब होता है कॉलर। अब स्पंजेस जो हैं बेटा, एक बात ध्यान में रखिए कि ये जो एंसेस्टर है, इसके बाद इस जगह क्या चीज आई है जो यहां डाइवर्जेंस हुई है? जी बेटा, इस एंसेस्टर के बाद यहां कौन सी डाइवर्जेंस आई है? मल्टी सेलुलर है। ठीक है, इनमें ये डाइवर्जेंस आई है कि ये ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर है। ये नीचे वाले क्वाइनोफ्लैजिलेट जो हैं वो यूनिसेलुलर है फॉर एग्जांपल, या कॉलोनियल है। अब आप क्या कहते हैं? आप ये कहते हैं कि ये जो, बेटा मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही, किसी और के साथ भी ऐसा मसला है? सर हो रही है शो। अच्छा सुमेरा बेटा, आप ना एग्जिट करके एंटर हो, मे बी सिग्नल्स का इशू आ गया हो दरमियान में ना। एनी सर अब बेटा उससे हो रही। पता कर। अच्छा आप हो रही। एनी बेटा उससे पता कीजिएगा एनुल हुदा सब किधर है, वो नहीं आई। अच्छा, अब यहां पर आप देखिए कि एग्जैक्टली वही सेल स्ट्रक्चर आपको क्वाइनोफ्लैजिलेट्स में मिल रहा है जो इस स्पंज के कॉलर सेल में आपको मिल रहा है। ये देखिए, ये स्पंज है और इस स्पंज के कॉलर सेल्स में आपको जो है ये मिलता है। तो यही चीज जो है ये दोनों में कॉमन है। ये एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है कि एक्चुअली वो ऑर्गेनिज्म जो सबसे पहले क्वाइनोफ्लैजिलेट से डाइवर्ज होकर सबसे पहले बने, वो स्पंजेस थे। वो स्पंजेस थे, और स्पंजेस के बाद आगे जो है वो डाइवर्जेंस होती है। स्पंजेस भी बन गए और उसके साथ साथ मजीद डाइवर्जेंस होती है, तो बाकी एनिमल्स जो हैं वो बनते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सबूत है इनके बन जाने का। अच्छा, फिर एक और चीज जो हमें यहाँ पर मिलती है, मुझे कल याद नहीं रहा उसको डिस्कस करना, वो थे एनिमल्स के कुछ फीचर्स में। एक चीज होती है जिसको आप पहले भी पढ़ चुके हैं, मुझे याद है अच्छी तरह, मैंने आपको बताया था। मैंने आपको हॉक्स होमियोटिक जीन्स के बारे में बताया था। होमियोटिक जीन्स, होमियोटिक जीन्स असल में डेवलपमेंट डिटर्मिनिंग जीन्स होते हैं। डेवलपमेंट डिटर्मिनिंग जीन्स जो कि आपकी बॉडी को ये बताते हैं, जो कि आपकी बॉडी का एक्सेस डिफाइन करते हैं, जो कि आपकी बॉडी की लोकेशन ऑफ ऑर्गन्स डिफाइन करते हैं। ऐसे जीन्स के सेट को आप क्या कहते हैं? होमियोटिक जीन्स। ठीक है, तो ये जो होमियोटिक जीन्स हैं, ये इनमें एक खास किस्म के जीन्स का सेट है, हॉक्स जीन। ये आपकी पूरी बॉडी में, आप लोगों में से किसी को अगर याद हो वो लेक्चर हो तो वैसे पुरानी बात गई है, मैंने आपको ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर की एग्जांपल दी थी कि जो ड्रोसोफिला है उसके अंदर ये जो ड्रोसोफिला के सेगमेंट्स होते हैं, बॉडी के सेगमेंट्स होते हैं, उन सेगमेंट्स को डिफाइन करने के लिए, जैसे ये अगर जो है वो पोस्टीरियर सेगमेंट है, पोस्टीरियर सेगमेंट, और यहां पर एंटीरियर सेगमेंट है, तो पोस्टीरियर और एंटीरियर सेगमेंट को डिफाइन कर, अब एंटीरियर सेगमेंट आप इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर हेड होता है। और पोस्टीरियर सेगमेंट आप इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर टेल रीजन होता है। और आपने ये भी उस टॉपिक में डिफाइन किया था कि एंटीरियर सेगमेंट को डिफाइन करने के लिए जो हॉक्स जीन होता है या होमियोटिक जीन होते हैं वो और होते हैं,
और पोस्टीरियर सेगमेंट को डिफाइन करने के लिए जो होम्योटिक जीन्स होते हैं वो और होते हैं। अगर आप एंटीरियर का जीन उठा के इधर डाल दें तो इधर भी हेड बन जाएगा, इधर भी हेड बन जाएगा। तो एनिमल्स के कुछ यूनिक फीचर में एक चीज डेवलपमेंटल जीन्स भी होते हैं। डेवलपमेंटल जीन्स असल में वो जीन्स होते हैं जो कि आपको तमाम एनिमल्स में मिलेंगे लेकिन क्वेनोफ्लैजिलेट्स में नहीं मिलेंगे। एक ये अब डाइवर्जेंस का सबूत है। डाइवर्जेंस का सबूत मैं आपको इस टेबल से देता हूं कि ये जो आपके सामने टेबल ये गिवन है ना, इस टेबल में आपको यहां पर मिलता है नो होम्योटिक जीन। वो जीन आपको नहीं मिलेंगे जो बॉडी प्लान डिजाइन करेंगे। मैं दोबारा बता रहा हूं, होम्योटिक जीन वो होते हैं जो बॉडी प्लान डिजाइन करते हैं। स्पंजिस में आपको होम्योटिक जीन मिलेंगे, होम्योटिक जीन्स, लेकिन इनकी जो यूनिक बात होगी वो ये होगी, दीज विल बी डिफरेंट देन ऑल अदर एनिमल्स। स्पंजिस के होम्योटिक जीन्स जो हैं वो बाकी तमाम एनिमल से डिफरेंट है। बाकी तमाम एनिमल्स जो हैं उनके वो जीन जो बॉडी प्लान डिजाइन करते हैं वो डिफरेंट है, स्पंजिस के डिफरेंट है। और इनके जो हॉक्स जीन या होम्योटिक जीन है ये बाकी तमाम एनिमल्स के क्या है, कॉमन है, एक ही तरह के ऑलमोस्ट है। तो कहने से मुराद ये है कि होम्योटिक जीन भी एक बहुत बड़ा सबूत है, किसका, डाइवर्जेंस का, एवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा जो है वो सबूत है, जो कि हमें इनकी डाइवर्जेंस और एवोल्यूशन के बारे में बताता है। जी बेटा, कोई सवाल है यहां तक तो बताइए। सर ये जो कैनोफ्लैजिलेट्स हैं, इनमें ये होम्योटिक जी, जीन्स नहीं होंगे लेकिन डेवलपमेंटल जीन्स तो होंगे ना? वो उस हद तक होंगे ना, जैसे फर्ज करें कि अगर इनमें रिप्रोडक्शन हो रही है तो सेल की फॉर्मेशन के लिए जो जीन चाहिए, या बाइनरी फिशन हो रही है, बाइनरी फिशन में आपको कितने को डेवलपमेंटल जीन्स चाहिए। कोई भी बहुत खास आपको इनमें जो है वो डेवलपमेंटल जीन्स तो नहीं चाहिए होते। फिर इसी तरीके से जो है वो आप यूँ कह लीजिए कि वो जो बाइनरी फिशन है, अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर रहे हैं तो इन्होंने बॉडी, देखें, जब मल्टी सेलुलर बॉडी नहीं है तो आपको हॉक्स जीन क्यों चाहिए होगा। हॉक्स जीन या होम्योटिक जीन्स का सेट आपको चाहिए तभी जब आपने बॉडी में सेटिंग करवानी है कि भाई ये चीज यहाँ होगी, ये चीज यहाँ होगी, ये चीज यहाँ होगी, ये चीज यहाँ होगी। वरना तो आपको होम्योटिक जीन्स की जरूरत ही नहीं है। अब अगर वो कॉलोनियल भी हैं या वो यूनिसेलुलर हैं तो ऐसा उसमें होम्योटिक जीन्स की जरूरत नहीं होती। जी बेटा, और कोई सवाल। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। जो असल जो है वो हमारी अब कहानी स्टार्ट होने लगी है, वो है वो जो फीचर आप लोग कभी पढ़ा करते थे और आप लोगों को जो है वो कभी समझ आ जाया करते थे और कभी नहीं समझ आया करते थे। वो हैं सम यूनिक बट जनरलाइज्ड फीचर्स ऑफ एनिमल्स। फीचर्स ऑफ एनिमल्स, कुछ यूनिक या लेकिन जनरलाइज्ड, जिसमें आम तौर पे आप क्या कहते हैं, जर्म लेयर्स होती हैं, ठीक है, फिर इसी तरीके से सिलोम्स होती हैं, फिर इसी तरीके से सिमेट्री होती है। ये सारा कुछ जो है वो आपको जनरलाइज्ड फीचर्स ऑफ एनिमल्स में मिलता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है वो अब हम ये चीज़ें डिस्कस करने लगे हैं, लेकिन उससे पहले एनिमल्स के हवाले से एक दो चीज़ें और यहाँ पर जो लिखी हुई हैं, जैसे एनिमल्स को हम बॉडी प्लान के लिहाज से, बॉडी प्लान का मैंने आपको बताया ना, जैसे होम्योटिक जीन्स वगैरह हैं, उस लिहाज से हम एनिमल्स को क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एक बात ये टॉपिक पढ़ने से पहले आपने जहन में रखनी है कि आप बॉडी प्लान की बेस पे एनिमल्स को कैरेक्टराइज तो करेंगे, डिस्टिंग्विश तो करेंगे, बट नन ऑफ द बॉडी प्लान्स, नन ऑफ द बॉडी प्लान्स आर, या यूं कह लीजिए, विल फॉर्म अ क्लैड। अब क्लैड के लिए क्या जरूरी है, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि क्लैड के लिए जरूरी है
ये जो होते हैं आपके एंसेस्टर्स जरूरी हैं। क्लैड के लिए एंसेस्टर्स बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। अब एक ऑर्गेनिज्म है वो डिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि उसके एंसेस्टर्स भी डिप्लोब्लास्टिक हो। अब ये फौरन आपके जहन में आएगा कि ये कैसे हो सकता है। आपको याद है मैंने आपको प्रोटिस्टा वाले चैप्टर में कहा था कि एंडोसिम्बायोसिस हो गई थी, लेकिन हुआ क्या, कुछ प्रोटिस्टा में आपको माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल ऐसे मिलते हैं नॉन फंक्शनल, लेकिन उसके बावजूद वो सरवाइव करते हैं। यानी उन प्रोटिस्टा को किसकी जरूरत नहीं पड़ी, माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत नहीं पड़ी। इफ यू वांट टू कंफर्म देन गो टू द सुपर ग्रुप एक्सकेवेटा, उसमें आपको मिल जाएंगे। सबसे पहला आपको मिल जाएगा फोर्निकेटा, ठीक है, जिसको आप डिप्लोमोनेट्स कहते हैं। फिर आपको पैराबिसेलिया मिल जाएगा। इन दोनों में आपको जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से जो डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक है, या एक ऑर्गेनिज्म है उसकी रेडियल सिमेट्री है, कल जो सवाल किया था एनी ने उसी को आगे कंटिन्यू करूंगा। एक ऑर्गेनिज्म है जिसकी रेडियल सिमेट्री है, पेंटारेडियल सिमेट्री है। पेंटारेडियल सिमेट्री या बायलेटरल नहीं है। अब वो ऑर्गेनिज्म आप उसको बायलेटरल में नहीं रखते, सिर्फ किस वजह से, फॉर एग्जांपल आप एक लिनिएज ड्रॉ करते हैं, ले भाई लिनिएज ड्रॉ हुई, पता लगा कि जी आपने जनाब जोश में आके बॉडी प्लान की बेस पे फाइलेटिक जो है वो लिनिएज ड्रॉ की, और आपने कहा जी ये ग्रुप है जनाब रेडियल रेडियल का, और ये है बायलेट्रिया का, बायलेटरल सिमेट्री का, और जो रेडियल हैं उनके एंसेस्टर कभी भी बायलेटरल से सिमिलर नहीं हो सकते। यानी ये दोनों ग्रुप जो हैं ये क्या हो जाएंगे, ये पॉलीफाइलेटिक हो जाएंगे। कुछ अरसे बाद पता लगता है पॉलीफाइलेटिक, कुछ अरसे बाद आपको पता लगता है यहां पर एक ऑर्गेनिज्म है जो पेंटारेडियल है, पेंटारेडियल है, लेकिन उसके फीचर जो हैं वो बायलेटरल्स वाले हैं। अब आपका जो जोशो खरोश है वो सारा ठंडा पड़ जाता है, और आपको पता लगता है कि हम गलत थे। जरूरी नहीं है कि जिसकी रेडियल सिमेट्री हो वो ऑर्गेनिज्म जो है वो बायलेटरल्स में नहीं रखा जाएगा। यानी आप इसको यूं कह लीजिए कि बायलेटरल्स और रेडियल एक क्लैड में जमा हो सकते हैं अगर उनका एंसेस्टर कॉमन हो। इसकी मिसाल आप लोग समझ गए होंगे, मैं सिर्फ इसको एलेबोरेट कर रहा हूं, ठीक है। इसको एलेबोरेट करूं, एक एंसेस्टर ए है, उसका यहां पर जो है वो बायलेटरल सिमेट्री है, ये भी एक डिसेंडेंट है जिसकी बायलेटरल है, ये भी एक डिसेंडेंट है जिसकी बायलेटरल है, दरमियान वाला जो है उसकी रेडियल है, ठीक है। अब इन तीनों के एंसेस्टर कॉमन हो सकता है, क्यों, इनके फीचर्स ऐसे हो सकते हैं कि इनका एंसेस्टर कॉमन हो। जी बिल्कुल, लार्वा में बायलेटरल होती है, बिल्कुल ठीक बात है आपकी, ठीक है। तो ये एक और चीज है। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो भी ऑर्गेनिज्म है जिनमें जो भी सिमिट्री इज नो स्टैंडर्ड ऑफ क्लासिफिकेशन, आप यकीन करें कि अगर आप फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में सिमिट्री को एज्यूम कर रहे हैं तो फिर वो कभी भी क्लैड नहीं बन सकता। अभी मैंने एक और शॉकिंग बात पढ़ी है, वो क्या है, बहुत से ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं जो कि रेडियल सिमिट्री बनाते हैं। एग्जांपल्स नहीं मैंने पढ़ी अभी, ट्रिप्लोब्लास्टिक, जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक तो होते ही वो हैं जो बायलेटरल बनाते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक तो रेडियल बनाते ही नहीं, हमारे अब तक के नॉलेज के मुताबिक, अब तक के नॉलेज के मुताबिक। जैसे सी एनिमनी है, सी एनिमून भी जिसको कहते हैं, वो क्या है, वो रेडियल है और डिप्लोब्लास्टिक है। हाइड्रा है, डिप्लोब्लास्टिक है। सी अर्चिन है, सी क्यूकम्बर है, ब्रिटल सॉरी ब्रिटल स्टार पे आ गया, सी अर्चिन सी क्यूकम्बर तो उसमें आ जाएंगे, सॉरी इकोनोडर्मेटा में। ये जो आपके हैं, मैं गलत बोल गया, हाइड्रा के जितने भी हैं, फाइलम नाइडेरिया के, वो डिप्लोब्लास्टिक है और रेडियल है। तो एजम्पशन ये होती है कि शायद रेडियल सिर्फ वो होते हैं जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, जबकि ये गलत है। अब अगर आपको मैं आपकी जो शुहरा आफाक बुक है, अगर वो खोल के दिखाता हूँ तो गौर कीजिए, आपके उस एक जो है वो
बुक में क्या चीज गिवन है कि जो एनिमल्स हैं उनके अंदर रेडियल सिमेट्री वाले सिर्फ वो ऑर्गेनिज्म होंगे जो कि डिप्लोब्लास्टिक होंगे। यहां से अभी हम इस बात को भी देख लेते हैं। सॉरी, मैंने पार्ट 2 की बुक खोली। बज़ाहिर जो है ना, वो जो क्लेडोग्राम गिवन है, ये देखिए, ये अब इसमें वो क्या दिखाता है, इसमें वो बायोलेट्रिया में सिर्फ वो ऑर्गेनिज्म डिस्कस करता है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। आप इस चैप्टर को आगे रीड करके देख लें। और रेडिएटा में सिर्फ वो डिस्कस करता है जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, नाइडेरियंस। जबकि एक्चुअली क्या होना चाहिए कि ट्रिप्लोब्लास्टिक में वो भी डिस्कस हो जिनकी सिमेट्री रेडियल हो, क्योंकि यहां पर ऐसा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म यहां पर रेडियल सिमेट्री वाले भी हैं। अब आप क्या करेंगे? जो मैं बात करना चाह रहा हूं वो ये है कि जो बॉडी प्लान है उसकी बेस के ऊपर आप कभी भी ये डिसाइड नहीं कर सकते कि जो ऑर्गेनिज्म है वो एक क्लैड का है या नहीं। बायलेटरल और रेडियल सिमेट्री वाले दोनों की जो है वो एंसेस्टर कॉमन हो सकता है। ठीक है, तो ये बात जहन में रखते हुए अब हम इस चीज को पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं जी सिमेट्री क्या होती है। अब सिमेट्री के बारे में आप लोगों को जो है वो चंद एक चीज़ें वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर अगर वो चीज़ डिस्कस हुई भी है, वो डायग्राम अगर मुझे मिल जाती है तो। नहीं, यहाँ स्पंजेस हैं। मैं देखता हूँ। वैसे तो सिमेट्री एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है, और सिमेट्री के बारे में जो जनरल बातें हैं वो ये है कि सिमेट्री वो होती है जिसमें आप कहते हैं कि बॉडी एक्सिस, बेसिकली बॉडी एक्सिस की बात होती है कि बॉडी एक्सिस में होता ये है कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी रेडियल सिमेट्री होती है। अब रेडियल जो वर्ड यूज होता है ना, अगर आप फिजिक्स में जाएं तो रेडियल वर्ड यूज होता है फॉर सर्कल। सर्कल, ठीक है, सर्कल जो है उसके लिए यूज होता है। और जो सर्कल होता है उसमें उसमें जो है वो एक एक्सिस वर्टिकल होता है और एक एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है। और आप किसी भी शेप में, क्योंकि इनका माउथ यहाँ पर होता है, ठीक है, एक ही ओपनिंग होती है, माउथ यहाँ पर होता है, तो आप किसी भी शेप में कट करके, अगर आप इस शेप में कट करेंगे तो इनके ये मिरर इमेजेस बनेंगे, और अगर आप इस शेप में कट करेंगे तो ये भी इनके मिरर इमेजेस बनेंगे। तो इसको आप कहते हैं रेडियल। ये रेडियल सिमेट्री होती है। आप अगर किसी भी बॉडी को कट कर, जैसे किसी बॉल को ले लें, कोई बॉल ले लें, बॉल को कट करें, जब आप बॉल को कट करते हैं तो आपको पता लगता है कि जो बॉल है वो रेडियली सिमेट्रिकल है। किसी भी एंगल से आप कर लेंगे उसकी जो है वो मिरर इमेजेस ही बननी है। यहाँ पर जो है वो इन्होंने दिखाया हुआ है। ये यहाँ पर हम जूम करके जरा एक दफ़ा इसकी प्रॉपर जो तरीके से इसकी जो डेफिनेशन देते हैं ये लोग, वो भी देख लेते हैं कि मैनी रेडियल एनिमल्स आर सेसाइल और प्लांक्टोनिक। Their symmetry equips them to meet the environment equally well from all sides. Equally well from all sides, हर जगह से जो है वो कॉमन जो इनका होता है, हर जगह से ये एक ही तरह से अपने इन्वायरमेंट को फेस कर रहे होते हैं। और जो बायलेटरल है वो भी बड़ी इजी सी बात है। आमतौर पे प्लेनेरिया के जरिए उसकी एग्जांपल दी जाती है, लेकिन आप ह्यूमन के जरिए भी उसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल एक्सिस हो। वर्टिकल एक्सिस हो, एक पहली बात। दूसरा ये कि इनका इस वर्टिकल एक्सिस की वजह से इनकी बॉडी एंटीरियर पोस्टीरियर रीजन्स में डिवाइडेड हो। एंटीरियर पोस्टीरियर रीजन्स में डिवाइडेड हो। फिर डोर्सल वेंट्रल एक्सिस हो। डोर्सल यानी स्काई फेसिंग और वेंट्रल यानी ग्राउंड फेसिंग। ठीक है, डोर्सल वेंट्रल एक्सिस हो। और इसी तरीके से लेफ्ट राइट हो, लेफ्ट और राइट एक्सिस जो है वो भी मौजूद हो। तो अगर आप देखते हैं इसमें, तो इसमें डोर्सल वेंट्रल इसमें भी मौजूद हो सकता है। ठीक है, और जो जो लेफ्ट राइट है वो एक तरह से इसमें कंफ्यूजन आ जाती है कि ये लेफ्ट है। अब आप अगर इसको ऐसे कट करते हैं तो ये लेफ्ट है, ये राइट है। अगर आप इसको जो है वो ऐसे कट करते हैं, फिर आप जो है वो फिर कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि भाई कौन सा हिस्सा लेफ्ट है कौन सा राइट है। तो लेफ्ट राइट जो है इसका पोर्शन वो डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, फिर इसी तरीके से इनकी डोर्सल वेंट्रल पोजीशन ये आती है कि अगर आप इनकी माउथ साइड को डोर्सल कहेंगे तो एंटीरियर कौन सी होगी? समझ रहे हैं मेरी बात? अगर आप इनकी डोर्सल साइड को
कहते हैं कि ये माउथ है, तो अगर आप इसको एंटीरियर कहते हैं तो फिर डोर्सल नहीं बनता, कंफ्यूज हो जाते हैं मुस्तकिल। क्योंकि वैसे आपके एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस का मतलब क्या होता है? एंटीरियर एक्सिस वो होता है जिसमें सेफलाइजेशन हुई हो, जिसमें आपका ब्रेन हो, जिसमें आपके जो है वो प्रोसेसिंग हो रही हो, तो वो एंटीरियर एक्सिस होता है। पोस्ट तौर पे सेफलाइजेशन नहीं होती। एंटीरियर एक्सिस वो होता है जहां पे आमतौर पे आइज और सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जहां से मैक्सिमम इन्वायरमेंट को अप्रोच किया जाता है, वो एंटीरियर एक्सिस होता है। ठीक है, तो यहां पर आप इसको या एंटीरियर कह लेंगे या डोर्सल कह लेंगे, आप इनको दोनों लेकिन जहां पर ये तमाम एक्सिस डिफाइंड होते हैं आमतौर पे वो क्या कहलाती है? वो बायलेटरल सिमेट्री होती है। और बायलेटरल सिमेट्री में हम इसको लंबाई के रुख दो मिरर इमेजेस की बात करते हैं कि ये लंबाई के रुख दो मिरर इमेजेस के लिहाज से जो है वो डिवाइड हुई होती है। जी बेटा, को सवाल है तो बताइए जल्दी से। फिर यहाँ पे ना मैं मिलर हाल में आप लोग सवाल सोचे, मैं एक और चीज़ ढूंढ रहा था। आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। हाँ जी, कोई सवाल नहीं। रेडियल सिमेट्री बाय रेडियल सिमेट्री, ये देखिए ये रेडियल है, ये रेडियल आपको नजर आ रही है सिमेट्रीज। ठीक है, फिर ये बाय ये बता these development result of distinct head and are called cephalization. Cephalization anterior and posterior is opposite to anterior. ठीक है, अब जो सेफलाइजेशन होती है, असल में ऑर्गेनिज्म जो है जितनी भी जजमेंट्स करता है और जितनी भी सेंसेशंस करता है वो अपने एंटीरियर रीजन से करता है, वो जो सिफेलिक एंड कहलाता है। ठीक है, यहां पर अब एक और चीज अगर आप देखें तो ये वाली डायग्राम जो ये मैं खास तौर पर डिस्कस करना चाह रहा था कि ये जो प्लेन्स आपको दिखाए हुए हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, डॉर्सल, वेंट्रल, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स प्लेन वो होता है जिसको आप क्रॉस सेक्शनल प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो फ्रंटल प्लेन है, फ्रंटल और मीडियन प्लेन जो है, इस पूरे को आप लॉन्गिट्यूडनल भी कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, अच्छा अब एक और प्लेन जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, एक और मैं आपको बताना चाह रहा था कि फर्ज कर लिया, अभी एक डायग्राम पे चलते हैं जो मैंने बनाई थी। बेटा अगर आप जो है वो एक ऑर्गेनिज्म है, उसको आप साइड से ओपन करते हैं, साइड से अंदर की तरफ ओपन करते हैं, यानी अगर आप ऐसे करते हैं कि आपके पास ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये मेरे पास एक माउस है, चूहा है। ठीक है, इस चूहे को मैं क्लास बंद होने लगी थी। अच्छा, ये मेरे पास एक अदर चूहा है। ठीक है, इसको मैं इधर से कट करता हूँ बड़े ध्यान से, इसके स्लाइसेस बनाने हैं मैंने, इसको मैं ऐसे करके कट करता हूँ इधर से इधर। ये कौन सा सेक्शन होगा? हाँ जी, ये कौन सा होगा? ये यहाँ से। अच्छा चलें, ये कौन सा? सर आपकी वीडियो इतनी रुक रही है और पता भी नहीं चल रहा आप क्या किसके सेक्शन की बात कर रहे हैं। मेरी वीडियो रुक रही है? अच्छा, एक मिनट, अब आई है? बेहतर हुई कि जी नहीं? सर। अच्छा, ये कौन सा सेक्शन है? सर ट्रांसवर्स सेक्शन है। ये ट्रांसफर्स है, क्रॉस सेक्शनल है। ये कौन सा है? ये फ्रंटल या वो फ्रंटल है सर।
लॉन्गिट्यूडनल भी कह सकते हैं, ठीक है। ये कौन सा? सर मीडियन। पक्की बात है? सोच लेना। आप ठीक कह रही हैं, चुप क्यों कर रही हैं? जी और सर करें ना मीडियन डायग्राम। ही है, मुझे कंफर्म। बिल्कुल आप कंफ्यूज हो गई थी। ये देखिए, मीडियन प्लेन लिखा हुआ है ना, ठीक है। आप मीडियन प्लेन जो है, ये फ्रंटल प्लेन है, ये इसको ऐसे, ये अच्छा, ये यहाँ लॉन्गिट्यूड लिखा हुआ है, इस वजह से कंफ्यूज हो रहे हो, सॉरी सॉरी सॉरी। ये देखिए, ये फ्रंटल प्लेन है, ये फ्रंटल है, ठीक हो गया। ये वो है जो मैं साइड से करके ऐसे करके कह रहा था। और मीडियन प्लेन जो है, ये मीडियन प्लेन है जो बॉडी के बिल्कुल दरमियान में से गुजर रहा है। यानी आप बॉडी को असल में बायलेटरल सिमेट्री में आप बॉडी को किस प्लेन से कट करते हैं? मीडियन प्लेन से। अब आपके समझ में आ गया होगा कि अगर आपने बायलेटरल, जैसे ये अगर है एक, ठीक है, इसको अगर मैं दरमियान में से ऐसे ऐसे कट करता हूं इस तरह, तो ये जो प्लेन होगा मेरा, ये मीडियन प्लेन होगा। इसको पता है, इसको कोरोनल प्लेन भी कहते हैं, ह्यूमन के अंदर इसको कोरोनल प्लेन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये जो प्लेन है, ये मीडियन प्लेन होगा। फिर ये जो उसने कहा ये फ्रंटल है, इसको लॉन्गिट्यूडनल भी मैंने कहा, ये मीडियन है, ये क्रॉस सेक्शनल है। और ये सारा कुछ सिर्फ किस वजह से आता है? ये बायलेटरल सिमेट्री में आता है। इतना कुछ जो है ये आपको उसमें नहीं मिला करता, जो रेडियल है उसमें नहीं मिला करता, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल लॉन्गिट्यूडनल उसमें डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है। तो ये सारा कुछ किस वजह से आया? ये जो बॉडी प्लेन्स डिसाइड हुए हैं, बॉडी के डिफरेंट रीजन्स को हमने सेपरेट किया है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके जरिए किया है? बायलेटरल सिमेट्री के जरिए किया। अच्छा, अब यहां पर जो है वो, ये बात तो क्लियर हो गई हमारी कि सिमेट्री क्या होती है। अच्छा, उसके बाद एक और जो बड़ी मजे की बात आती है, जिसको आम तौर पे हम काफी परेशान होते हैं डिस्कस करने में। ये इन्होंने बड़ा अच्छा सिमेट्री बॉडी एक्सिस वगैरह बताया, वो टेल एंड, हेड एंड, राइट लेफ्ट, डोर्सल वेंट्रल, मुनासिब से इन्होंने करके जो है वो डायग्राम दिखाई हुई है। फिर अगली ऑर्गेनाइजेशन आती है बॉडी प्लान्स में, वो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन आती है। आपको अच्छे तरीके से पता है कि एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, 3 तरह के जो हैं वो जर्म लेयर्स बनती हैं। और वो जो जर्म लेयर्स बनती हैं, उन तीनों के अपने अपने ऑर्गन्स होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इन्हीं जर्म लेयर्स की बुनियाद पे जो है वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, कुछ होते हैं जो इसी की बुनियाद पर ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो, अगर आप यहाँ पर 10th एडिशन में देखें, तो वो वाज़ेह तौर पर यहाँ एक बात लिखता है जो बड़ी ही डिस्टर्बिंग है, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई है, कि यहाँ पर लिखी होगी जी, यहाँ पे, actually, although some diploblasts actually do have a third germ layer, it is not nearly as well developed at the mesoderm of animal considered to be triploblastic. यानी कुछ एनिमल्स ऐसे भी हमें मिले हैं जिनको हम कहते हैं तो डिप्लोब्लास्टिक है, लेकिन उनमें तीसरी लेयर्स के जो हैं वो कुछ निशानियां मौजूद हैं। यानी आप उनको कह लें कि वो ऐसे जगह पर हैं कि उनको आप डिप्लो और ट्रिप्लो के दरमियान में रख सकते हैं, और उनको आप ट्रिप्लो भी कह सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ इंडिकेशंस मौजूद हैं कि उनके वो डिप्लोब्लास्टिक नहीं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, लेकिन अभी हम उनको उनमें रखते हैं जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो इस लिहाज से जो है वो ये होते हैं। अच्छा, ट्रिप्लोब्लास्टिक के हवाले से आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये 3 लेयर्स जो हैं ये कहाँ से निकलती हैं। जब एक दफ़ा जो है वो एम्ब्रियो बन जाता है और ब्लास्टूला बन जाता है, तो ब्लास्टूला के बारे में आपको अच्छी तरह पता है कि ब्लास्टूला इज़ अ बॉल ऑफ सेल्स। ये एक बड़ा सारा बॉल होता है, और ये जो बॉल है ये एक्चुअली एक ऐसा बॉल होता है सेल्स का जो अंदर से हॉलो होता है। यानी अंदर से खाली है, बाहर से फुल फ्लैज जो है सेल्स की लेयर है। जस्ट लाइक अ टेनिस बॉल, आप अगर आपने जो है वो क्रिकेट टेप बॉल देखी हो, तो उसमें क्या होता है, उसको अगर आप काट दे तो अंदर से खाली होती है। बिल्कुल ऐसे ही ब्लास्टूला अंदर से हॉलो होता है। फिर ये जो ब्लास्टूला होता है, इसके अंदर आती हैं रीअरेंजमेंट्स, इसके अंदर रीअरेंजमेंट्स आती हैं, और ये रीअरेंजमेंट्स ऑफ सेल्स जो हैं
ये क्या बनाती हैं? ये बनाती है जर्म लेयर्स, यानी एक्टोमीजो एंडोडर्म। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज वाज़ेह तौर पर जो है वो समझने वाली होती है, वो ये है कि जर्म लेयर्स जो हैं, दीज आर, इनकी जो फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, अगर यहाँ पर हमारे बच्चे डेवलपमेंटल बायोलॉजी में एक सवियर मिस्टेक करते हैं, वैसे तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी बड़े बड़ों को नहीं आती होती, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बड़े बड़ों के सर पे से गुजर जाता है, लेकिन एक चीज जो आम तौर पर स्टूडेंट्स और टीचर्स बहुत सवियर मिस्टेक करते हैं, वो ये है कि हम ये समझते हैं कि जैसे हमने चिक की डेवलपमेंट पढ़ी थी एफएससी में, तो हम ये समझते हैं कि जिस तरह की चिक की डेवलपमेंट होती है, बिल्कुल उसी डिजाइन में जर्म लेयर्स बनती हैं, ह्यूमन की भी, एम्फीबियंस की भी, बर्ड्स की भी, मैमल्स की भी। तमाम बर्ड्स की वैसे ही बनती हैं, तमाम मैमल्स की वैसे ही बनती हैं, तमाम रेप्टाइल्स की वैसे ही बनती हैं। जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन हर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होती है। हर ग्रुप में जर्म लेयर्स की जो होती है डिस्ट्रीब्यूशन, वो डिफरेंट होती है। एक एक क्लू आपको देकर यहाँ से मैं आगे चलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चिक डेवलपमेंट पढ़े ना, तो आपको पता लगता है कि जी ये है आपके पास योक, ये आपके पास योक है, उस योक के ऊपर यहाँ पड़ा हुआ है एम्ब्रियो। इस एम्ब्रियो में होता क्या है कि इस एम्ब्रियो को अगर आप जो है वो देखें, फॉर एग्जांपल, ये आपके पास योक का बड़ा सारा सेक्शन आ गया, ये योक है आपके पास, ठीक है, और इस योक के ऊपर ये एम्ब्रियो है, और ये एम्ब्रियो जो है ये इस वक्त ब्लास्टूला है। ब्लास्टूला का मतलब ये है कि ये सेल्स का बॉल है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, गौर कीजिएगा मेरी बात के ऊपर, मुश्किल बात नहीं कर रहा मैं, आसान सी बात है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ शुरू होती है रीअरेंजमेंट। सेल्स अपने आप को अरेंज करना शुरू करते हैं। जब सेल्स अपने आप को अरेंज करना शुरू करते हैं, तो जो चिक एम्ब्रियो होता है ना, उसकी शेप कैसी हो जाती है, गौर कीजिएगा। उसकी शेप ऐसी हो जाती है ये, और ये नीचे से थोड़ा सा उठ जाता है, नीचे से थोड़ा सा ये उठ जाता है, और योक यहाँ से गुजर रही होती है। यानी आप यूं कह लीजिए कि ये योक से थोड़ा सा उठ जाता है। अब जहां ये योक से उठता है ना, उस रीजन को आप कहते हैं ब्लास्टोपोर। उस रीजन को आप ब्लास्टोपोर कहते हैं। अच्छा, ठीक है, ये थोड़ा सा योग से उठ गया, उसको आप ब्लास्टोपोर कहते हैं। अब अगली बात पे आइए, ये किसकी बात मैंने की, ये मैंने बात की चिक एम्ब्रियो की। चिक एम्ब्रियो में जब एम्ब्रियो में सेल्स की रीअरेंजमेंट होती है, तो जो एम्ब्रियो होता है वो योग से थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, इसको आप ब्लास्टोपोर कहते हैं। अच्छा, अब आ जाइए एम्फीबियंस में। एम्फीबियंस में क्या होता है, गौर कीजिएगा। एम्फीबियंस में ये होता है कि जब ये एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है, तो वही ब्लास्टोपोर जो चिक में नीचे की तरफ बना था, एम्फीबियंस के एम्ब्रियो में साइड पे बनता है ब्लास्टोपोर। ये वो चीज है जो बड़े बड़े टीचर परेशान हो जाते हैं कि यार ये कह रहा है तो क्या कह रहा है। हर ऑर्गेनिज्म के ब्लास्टोपोर की लोकेशन डिफरेंट हो सकती है। बर्ड्स में ब्लास्टोपोर की लोकेशन डिफरेंट होती है, एम्फीबियंस में डिफरेंट हो सकती है, ह्यूमंस में डिफरेंट हो सकती है। ये जो चीज है, ये अच्छों को समझ नहीं आती, और यही से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बहुत बाद की बात है, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि डेवलपमेंटल डिफरेंसेस में यहां तक बात आ जाती है, ठीक है जी। सिलोम स्टार्ट करें, सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक। या रहने दें? अच्छा, 57 हो गए, चलो ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है। कि मुझे लगा कि मेरे पास ज़्यादा टाइम है, थोड़े से 10 मिनट तो हैं, ठीक है।